गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज बात करते हैं वेस्ट यूपी की, क्योंकि वेस्ट यूपी में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, या फिर ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही महाभारत छिड़ी हुई है। एक तरफ संगीत सोम है तो दूसरी तरफ संजीव बालियान है। दोनों के बीच आर पार और आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई तेज है। और इस बीच, इस शोर शराबे के बीच, इस लड़ाई के बीच में एंट्री मार चुके हैं रालोद के नेता जयंत चौधरी, जिन्होंने मेरठ की सरधना सीट से कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि बीजेपी से दावा ठोक दिया है। अब अगर ये सरधना सीट, जिसे जाट लैंड का दिल माना जाता है, जो पश्चिम यूपी के समीकरण को फिक्स करने में एक अहम भूमिका निभाती है, अगर ये रालोद के पाले में चली जाती है तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, इसके क्या संकेत निकाले जाएं? क्या अंदरूनी कलह से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है कि सीट को सीधे रालोद को ही दे रही है? ये वो तमाम सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। राजनीति हो या सामाजिक जीवन, अपमान सहना पड़ता है, 2 कदम पीछे हटाने पड़े। ऐसा अपमान हमने चुनाव में भी सहा था। चुनाव हार जीतने का दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है। और अपमान रात बड़ा भी डबल अपमान हो लिए। और भाई सूद से ही चुकाओगे, चुकाओगे ही नहीं चुकाओगे। अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद ब्याज सहित वापस पूछा के जाएंगे। मैं भूल जाऊं तो तुम ना भूलन दियो, और तुम भूलोगे तो मैं नहीं भूलन दूंगा, बिल्कुल भी, किसी कीमत पे भी। तो संजीव बालियान का ये बयान आपने सुना, जहां पर वो कह रहे हैं कि अपमान का बदला लेंगे, मैं भूल गया तो तुम मत भूलने देना, तुम याद रखना, और अपमान का बदला तुमको चुकाना है। एक तरफ जाट वर्सेस ठाकुर की जो लड़ाई है वो सरधना में खुलकर सामने आ चुकी है, और ऐसे में क्या रालोद बाजी मार जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा भी और कई सवाल है। सर, बालियान वर्सेस सोम की लड़ाई या फिर बीजेपी के अंदरूनी जाट वर्सेस ठाकुर की खुली जंग जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि बयान भी हमने आपको सुनाया। दूसरा, क्या बीजेपी सरधना सीट रालोद को देकर अंदरूनी कलह संभालने का काम कर रही है कि इंटरनल जो वॉर है उसे मैनेज कर लिया जाए? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या जयंत चौधरी बीजेपी की कमजोरी का फायदा उठाकर वेस्ट यूपी में कमबैक की तैयारी कर रहे हैं कि अपनी पैठ को वो वेस्ट यूपी में मजबूत बना सके? चौथा बड़ा सवाल, क्या बालियान का अपमान का बदला वाला बयान बीजेपी के अंदर खुली बगावत का संकेत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपमान का बदला लेना? पांचवा अहम सवाल, सरधना में जाट गुर्जर ठाकुर मुस्लिम समीकरण के बीच क्या बीजेपी 2027 में अपनी पकड़ खो रही है, क्योंकि अंदरूनी कलह कहीं ये ना हो कि बीजेपी को कमजोर बना दे और बीजेपी जो अपनी मजबूत पकड़ है वेस्ट यूपी पे, उस पे धीरे धीरे जो पकड़ है वो छूटती जाए, या ये कहिए कि ढीली होती जाए। बहरहाल, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, कई सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जो जुड़ चुके हैं। उन मेहमानों का परिचय एक एक कर आपसे करा दें, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस चर्चा का हिस्सा बने हैं, जो तमाम सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र पटेल हैं, रालोद के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ है। राकेश सिंह परमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। चलिए शुरुआत राघवेंद्र सिंह चौहान जी के साथ ही करते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, खुलकर ये जो लड़ाई है संगीत सोम जी की और संजीव बालियान जी की, वो तो अब सामने आ गई है। बीजेपी इस अंदरूनी कलह को कैसे मैनेज करने का काम कर रही है? जी धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। कि आपने अंदरूनी कलह की बात, ये अंदरूनी कलह मुझको कुछ रास नहीं आ रहा कि हमारा जब परिवार बड़ा होता है तो एक दूसरे के मन भेद होते हैं, और स्वाभाविक है, आपका भी चैनल है, आपके भी चैनल में सभी एक विचार के नहीं हो, लेकिन परिवार को, बड़े परिवार को बांध कर रखना, बड़े परिवार को चलाना, बड़े परिवार के निर्णय हमको अच्छी तरीके से आते हैं और वो निर्णय सही होते रहे, इसका ये द्योतक है कि हम 10 साल से सत्ता, और ये लोग जो सत्ता में नहीं है उनके पास दूसरा कोई कार्य नहीं बचा। वो अपने घर में तो देख नहीं सकते कि डिम्पल यादव के प्रति जब कोई मौलवी बयान देता है तो उस पर जवाब देना उनकी फितरत में नहीं है।
वो दूसरे का घर, दूसरे की व्यवस्था, दूसरे के पद चिन्हों पर प्रश्न चिन्ह। सर राघवेंद्र जी, आप समाजवादी आप पार्टी पे जो आ रहे हैं, चलिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधना बीजेपी का काम है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, ठीक है, स्वीकार करते हैं हम इस बात को, लेकिन ये कलह सपा ने थोड़ी पैदा करवाई है। अगर आज संगीत सोम बालियान के खिलाफ कोई बयान दे रहा है या बालियान सोम के खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं, तो वो सपा ने थोड़ी पुश किया है। ये तो इनके आपस के मतभेद हैं जो सामने आ रहे हैं। आपने जो कहा सही प्रश्न किया। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं प्रश्न चिन्ह उठाने वालों के प्रति ये आगाह करना चाहता हूं कि अपना घर आप लोग देखिए, हमें अच्छे से अपना घर संभालना आता है। अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि लोकसभा में अखिलेश यादव जी ने कटाक्ष किया था, तो हंसते हंसते हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जवाब दिया था कि आपकी 5 लोगों की पार्टी, जाओ अखिलेश जी आप ताजिंदगी अध्यक्ष बने रहो। उन्होंने भी अभिवादन करके स्वीकार किया था। ये आप भूलिए मत कि उनकी पार्टी और हमारी पार्टी विश्व स्तरीय पार्टी है। हमारी पार्टी में ये होना स्वाभाविक है। हमको संभालना भी आता है, प्रदेश भी संभालना आता है, देश भी संभालना आता है और संभाल कर दिखाता है। आप इस पर फितरत, ये जो आप इस पर फितरत ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने के लिए आप इस तरीके से सोचते हैं और तो किस तरीके से संभाल रहे हैं? रालोद को सीट देकर किस तरीके से संभाल रहे हैं? रालोद को सीट देकर? देखिए, अभी ना रालोद को सीट दे दी गई, नहीं, चर्चा तो चल रही है ना, चर्चा तो चल रही है, सुर्खियां बन रही हैं, चर्चा चल रही है, सियासी गलियारों में बात हो रही है कि इस बार तो सरधना सीट रालोद के खाते में जा रही है। रालोद ने दावा ठोक दिया है, बीजेपी भी कह रही है कि ठीक है भाई, जयंत चौधरी को दे दी जाएगी। तो बताइए। देखिए, ऐसा है, आपकी जानकारी में ये होगी, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, और अभी तो बहुत दूर की कौड़ी है। ये सब होते होते आप देखेंगे, एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हम लोग जैसे बात करते हैं आपस में बैठकर, चाहे वो रालोद हो या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या अपना दल हो, हमारे सभी से मधुर संबंध है और हम एक चुनाव नहीं, कई चुनाव इनके साथ, इन लोगों के साथ लड़ चुके हैं। रही बात संगीत सोम की, हमारे एक पार्टी के वरिष्ठ और प्रबुद्ध कार्यकर्ता है, संजीव बालियान जी समर्पित कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं है ये केवल नेता ऐसे ही बन गए, इनको नेता सामाजिक दृष्टिकोण से और जो दलीय दृष्टिकोण है उस हिसाब से समाज में ये नेता बने हैं और स्वीकार्यता सबकी बराबर की है। चलिए, आप इसे बेशक अफवाह करार दे रहे हैं कि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। भागीदारी, ठीक है, आप बेशक कह रहे हैं राघवेंद्र जी कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बिना चिंगारी के आग नहीं भड़कती है। बात है तभी बात निकलकर सामने आई है और अभी देखिएगा वक्त के साथ ये बात दूर तक जरूर जाएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से जितेंद्र वर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र जी, आरोप तो आप पर लग रहे हैं कि बीजेपी के अंदर अगर ये पूरा ड्रामा देखने को मिल रहा है, ये जो महाभारत देखने को मिल रही है, तो इस महाभारत की चिंगारी लगाने वाली समाजवादी पार्टी ही है। तो क्या हम श्रेय अतुल प्रधान को, समाजवादी पार्टी को ही दे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन आपस में लड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं। अभी 24 राउंड में फायरिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी के 2 गुटों चुनाव में पद को लेकर। तो सोचिए, जब ये लोग एक पद के लिए 24 राउंड फायरिंग कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी पे आरोप क्यों लड़ रहे हैं? इनके नेता तो ऐसे हैं, डीएम के सामने बताइए पूरी बैठक चल रही है और एक विधायक उठते हैं और जूते से मारना शुरू कर देते हैं दूसरे विधायक को, मंत्री जी। तो बताइए, इस तरीके से इनके संस्कार हैं जब, तो उसमें समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है? वहीं इनकी ताकत को लेकर लड़ाई है, कहीं पद को लेकर लड़ाई है, कहीं टिकट को लेकर लड़ाई है, कहीं गठबंधन को लेकर लड़ाई है। तो ये तमाम तरीके की लड़ाइयां ये लड़ते रहते हैं। अब जयंत चौधरी जी से लड़ रहे हैं, कहीं ये आपस में ये लोग बालियान और ये लोग लड़ रहे हैं, तो
तो आपस में आप लड़ते रहिए, हम किसी की लड़ाई में मुद्दा थोड़ी बनेंगे, हम थोड़ी चाहते हैं किसी की लड़ाई हो। लेकिन आप खुद ही जब लड़ रहे हो, 24 राउंड गोली चला रहे हो, तमाम जूता चप्पल एक दूसरे को मार रहे हो, तमाम नृत्य करते इनके नेता देखे गए, तमाम नेता इनके हाईवे पर तमाम गलत कुकृत्य करते देखे गए, तो उसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? रही बात जयंत चौधरी जी की, जयंत चौधरी जी विचारों से समाजवादी थे, उनको तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने उनको सम्मान दिया था, चलो एक किसान परिवार का नेता, राज्यसभा सांसद भी हमने भेजा था, अच्छी सीटें भी हमने उनको दी थी। लेकिन पता नहीं बीजेपी ने उनको क्या लालच दे दिया कि वो भाई इंडिया गठबंधन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, और जितनी सीटें हम दे रहे थे जयंत चौधरी जी को लोकसभा में, उतनी सीटें भी नहीं दी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। पता नहीं एक्स्ट्रा में क्या ऐसा लालच दे दिया था, कौन सा अवार्ड, कौन सा पद और कौन सा इनको उपहार देने का प्रॉमिस कर दिया था कि जयंत चौधरी चले गए। हालांकि इनके पिताजी भी जाते रहे हैं दूसरे दलों में, केंद्र की सरकार में, लेकिन मुझे लगा था कि जयंत चौधरी जी ऐसा नहीं करेंगे, पूरे समाजवादी विचारधारा पे चलेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ ताकत से खड़े रहेंगे। लेकिन उनको अपने निजी स्वार्थ और स्वयं का हित ज्यादा दिखाई दिया, तो वो चले गए। हम लोगों को उस पर कोई टिकट टिप्पणी नहीं है। और ये कह रहे थे विश्व की बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी, अरे विश्व की इसी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की इसी सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने धूल चटा दिया, हरा दिया, इनको 2 बैसाखी पिला दिया। और क्या 2022 और 24 की जीत का जो श्रेय था सरदना से, 22-24 की जीत का जो श्रेय था, क्या वो भी आप इसीलिए मानते हैं कि इनके दो नेता आपस में भिड़े पड़े थे, इनके दो नेता आपस की लड़ाई से ही उन्हें फुर्सत नहीं थी, जनता का दिल क्या जीतते, तो इसमें समाजवादी पार्टी बाजी मार गई? देखिए ऐसा नहीं है मैडम, बालियान का कुछ ऐसा योगदान नहीं था क्षेत्र में। जो बालियान है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे, इनका कोई ऐसा योगदान नहीं था कि जनता इनको आगे बढ़ाती। और फिर जब 2 लोग लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जनता सोचती है कि तो लड़ रहे हैं, पद के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, शान शौकत के लिए लड़ रहे हैं, तो ये लोग हमारा क्या ही डेवलपमेंट करेंगे, हमारे लिए क्या सोच है, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा के लिए या तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पे भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, तो पब्लिक निश्चित तौर पर फैसले लेगी, ऐसे ही फैसले लेगी। और आज अगर जरा सा नीतीश कुमार जी और नायडू जी समझदार होते 24 में जो चुनाव हुआ, जरा सा समझदारी दिखाते, क्योंकि दोनों देश के सेकुलर नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट विचारधारा को नहीं मानते हैं, उसके बाद भी भाजपा के साथ चले गए। अगर वो मान जाते और इंडिया गठबंधन में रहते, तो आज मोदी जी की जो 2 सेकुलर बैसाखी के सहारे केंद्र में सरकार टिकी हुई है ना 2 कुलों पर, वो सरकार नहीं होती, मोदी जी भी और अमित शाह भी जांच के दायरे में होते। जैसे ये विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं, आज इनका यही हश्र हो रहा होता, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत पाप किए हैं। नोटबंदी ऐसा पाप, किसानों के लिए बिल लेके आए, उसमें सैकड़ों किसानों की जानें चली गई, तमाम ऐसे कानून लेके आए देश के लिए जो देश के हित में नहीं थे। टिके हुए हैं ना, आप पाप कह रहे हैं, वो टिके हुए हैं भाई, इतने लंबे टर्म से टिके हुए हैं। राज्यों में देखिए किस तरीके से बैक टू बैक उनकी सरकारें चल रही हैं। खैर रविंद्र पटेल का भी रुख कर लेते हैं, रालोद की तरफ से हमारे साथ है रविंद्र जी। आप एक बात जितेंद्र जी ने यहाँ पर उठाई कि जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया, इंडी गठबंधन कमजोर हुआ, फिर वो वहां से बीजेपी की तरफ चले गए, एनडीए के साथी बन गए, ऐसे आप लोगों ने पाला बदल दिया, आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि भाई इंडी गठबंधन को भी कमजोरी होगी, अब टिके रहेंगे या नहीं टिके रहेंगे। और दूसरा, क्या वाकई में जयंत चौधरी वो दिमाग चला रहे हैं कि भाई 2 बिल्ली लड़ रही हैं तो बंदर रोटी ले जाए, यानी सरधना सीट ले जाए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मित्र जितेंद्र वर्मा जी का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण उठाई। पहले तो ये कहा कि जयंत जी पलट गए, तो मैं इस पे स्पष्ट कर दूं कि जयंत जी पलटे नहीं, जयंत जी ने पटकनी दी है, पटकनी दी है। दूसरा, इन्होंने सवाल उठाया कि जयंत जी अच्छे नेता हैं, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि जयंत जी को किसान नेता और अच्छा नेता इन्होंने कहा। लेकिन दूसरा, साथ में इन्होंने एक प्रश्न उठा दिया कि भाई जयंत चौधरी जी को जाना नहीं चाहिए था। चलो, जयंत चौधरी जी के विषय में इन्होंने अच्छी बातें की, इसलिए मैं बहुत संभाल कर शब्दों का प्रयोग करूंगा कि चलो, आप जब 2022 का गठबंधन चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो उसमें आपके साथ 4 और साझीदार थे। अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल थी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राजभर जी थे, जनवादी पार्टी के संजय चौहान थे। इन सारे लोगों को आप रोक नहीं पाए। आपको गठबंधन चलाने का शऊर ही नहीं है, तरीका ही नहीं पता है।
एकला चलो हम ब्रह्म बाकी सब ना है, इससे काम नहीं चलेगा। अखिलेश यादव जी एक बड़ा गठबंधन, एक बड़े उद्देश्य से, जब कोई गठबंधन होते हैं, दो पार्टियों को दो चार पार्टियों गठबंधन होता है तो मुद्दों के आधार पे होता है। और 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले 2020-21 का जो किसान आंदोलन था, ये उसका बुम था, उसका परिणाम था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो एक विपक्षी एकता का माहौल बना, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के अहंकार, घमंड की पराकाष्ठा थी। 10 मार्च अखिलेश भैया आएंगे, देख लेंगे। जनता डर गई, क्योंकि जनता ने 2012 से 17 का इनका आतंक देखा था। वो आतंक आज भी जनता भूल नहीं पाई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जयंत जी को क्या मिल गया। अरे भाई, जयंत जी को नहीं, इस देश के करोड़ों किसानों के आदर्श श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, जो कि एनडीए की सरकार ने दिया। अरे भाई, हमारे पुरखों को आप हमें पुरस्कृत करेंगे, सम्मान देंगे, तो उसके बाद तो कोई बात बचती नहीं है ना। और रही बात जो ये कह रहे कि राज्यसभा हमने भेजा, अरे भाई, क्या कोई भीख मांगा आपसे हमने? आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो खाते खोल लिए, मोनिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जितेंद्र वर्मा मेरे भाई हैं, ये क्या जवाब दे पाएंगे? इनके जो शीर्ष नेता है वो जवाब दे। 1992 से समाजवादी पार्टी का गठन है, 2022 तक 30 साल बीत चुके। 30 साल पे साइकिल चुनाव चिन्ह के सिंबल पे एक जाट विधायक नहीं बना पाई। इतनी स्वीकार्यता इनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है कि साइकिल चुनाव चिन्ह पे एक जाट विधायक नहीं बना पाए। 2022 में जो विधायक बनते हैं, इनके समरपाल जी मुरादाबाद या जो इस तरह के लोग बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं कि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन था और जयंत चौधरी की सहमति से। क्या इनका अतुल प्रधान कह सकता है कि उसकी जीत में जयंत चौधरी का कोई श्रेय नहीं है? कह के दिखाइए, परिणाम सामने आ जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का नाम लिए बिना, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बिना चौधरी चरण सिंह का नाम लिए वहां राजनीति पूरी नहीं होती है। और बात आती है सरधना सीट। देखिए, बड़ी ईमानदारी से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आदरणीय जयंत चौधरी जी एक सौम्य छवि के, ईमानदार चरित्र के नेता हैं। उन्होंने जब से एनडीए के साथ वो खड़े हुए हैं, तब से लेके आज तक उन्होंने ना तो कहीं कोई ऐसी डिमांड रखी या ऐसा कहीं कोई असहज किया कि एनडीए सरकार और एनडीए के घटक दल असहज हो। जयंत चौधरी एक सुलझे हुए खानदानी नेता है, उन्हें पता है कि कौन सी बात कहां कहनी है। वो टीवी चैनल पे नहीं कहेंगे। अगर उन्हें सरधना सीट चाहिए ही तो जहां उचित प्लेटफॉर्म होगा वहां वो कह के बात बनवा लेंगे। हाँ, तो क्या पता उसी उचित प्लेटफॉर्म से बात जो है वो लीक कर गई हो। ऐसे ही थोड़ी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है, कहीं से तो बात लीक की होगी ना, जहां उचित प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बात कही होगी कि ये काम कीजिए, इस बार जाटलैंड का जो दिल है वो मुझे सौंप दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश युवा लोक दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से आता हूँ और पिछले 25 सालों से आरएलडी की सेवा में तत्पर हूँ। मैं जानता हूं जयंत चौधरी जी की अभी साल भर चुनाव है, ऐसी कोई चुनावी गठजोड़, चुनावी बात चल नहीं रही है। तो अगर कोई कार्यकर्ता, उत्साहित कार्यकर्ता या उत्साहित उम्मीदवार या दावेदार ये बात कहता है, तो देखिए, मैं चुनाव से लड़ना चाहता हूं मिर्जापुर जिले के, तो मैं कहता हूं मैं लड़ूंगा, तो वहां भाजपा का जो विधायक है वो क्या करेगा फिर? तो ये दावे हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई इस पर टकरार नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे और संजीदा माहौल में लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का समन्वय स्थापित है। एनडीए की सरकार प्रदेश और केंद्र में चल रही है। हम भी चाहेंगे कि ये ख्याली पुलाव जो विपक्ष के लोग बना रहे हैं कि गठबंधन टूट जाएगा और ये हो जाएगा, ये सिर्फ एक तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव है जो आप यहाँ पर करार दे रहे हैं। सर, राकेश सिंह परमार जी से जरा समझ लेते हैं। सर, ग्राउंड रियलिटी आप क्या समझते हैं? बीजेपी की एक तरह की अंदरूनी कलह और इधर ये ख्याली पुलाव बता रहे हैं रविंद्र पटेल जी के, ये सब ख्याली पुलाव हैं। जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए हैं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। सरधना को लेकर जो कहा गया है, अब एक सेकंड में आऊंगी राकेश जी आपके पास। पहले जितेंद्र जी से एक छोटा सा टेक ले लेते हैं फटाफट से, फिर मैं आपके पास राकेश जी आऊंगी। जी जितेंद्र जी, फटाफट से कुछ कहना चाह रहे हैं? इन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को क्यों भेज दिया। वो किसान नेता के बेटे हैं,
होते हैं, इसके विरुद्ध सोचा था किसानों का कुछ सम्मान हो, किसानों की कोई बात हो, लेकिन उन्होंने स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए विचारधारा को गिरवी रख दिया। राज्यसभा हमने भेजा था सम्मान के लिए कि किसान के होते हैं, कुछ देश के किसानों के लिए करेंगे। न तो किसानों की आय दोगुनी हुई रविंद्र जी, और न तो वो किसान जो कृषि कानून में आंदोलन करते हुए शहीद हो गए, ना तो उनके परिवारों को कोई मुआवजा मिला। रविंद्र जी, इन बातों के लिए जयंत चौधरी ने आवाज नहीं उठाई, जितेंद्र जी जो कह रहे हैं कुल मिलाकर। फटाफट जी, रविंद्र जी आवाज नहीं उठाई जयंत चौधरी ने। दिया तो बताओ, कोई मुआवजा दिया हो तो बता दो उन किसानों को जो शहीद हुए थे किसान बिल को लेकर। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये बताने का कष्ट करें कि उनके दिल में जयंत जी के लिए इतना मोह क्यों। तब वो मोह कहां था जब उनके पिता, जब समाजवादी पार्टी के आदर्श पुरुष स्वर्गीय नेताजी ने जब अजीत सिंह साहब के साथ वोटिंग करवाई, जब चौधरी चरण सिंह की विरासत को छीनने का काम किया धोखे से, छल के साथ। जब अभी केसी त्यागी जी का एक बयान आया, बड़ा वायरल हुआ, कि जो आजम खान साहब का एक वोट अगर मिल जाता तो शायद अजीत सिंह साहब की पार्टी जो थी उस समय वो बच जाती। लेकिन तब जो छल किया, जो कपट किया नेताजी मुलायम सिंह जी ने, वो आज उसी का परिणाम, उसी का परिणाम है। पिछले 30 सालों में उसी का परिणाम है। सुनिए जितेंद्र जी, सुनिए, जो पिछले 30 सालों में एक जाट विधायक नहीं बना पाए, ये उसी छल का परिणाम है, उसी धोखे का परिणाम है कि आज आप एक विधायक के लिए तरस गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। धोखा किया है किसान कौम के साथ, अजीत सिंह का सम्मान किया, ये उसी का परिणाम है। सरकार में रखा, मैं सरकार में मंत्री बनवाया, आप कैसी बात करते हैं? आपको जानकारी नहीं है बात कह रहा हूँ कि जो चौधरी परिवार के साथ आपने छल किया, धोखा किया, चौधरी अजीत सिंह के साथ जो धोखा किया, ये जो छल किया, ये उसी का परिणाम है कि 30 सालों में आप एक विधायक नहीं जिता पाए। किसने किसके साथ छल किया ये जनता समझती है, किसने किसके साथ छल किया ये जनता समझती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी ताकत जो है वो जनता के पास ही है और जनता जानती है कि उसे किसे जिताना है, किसे नहीं जिताना है। राकेश जी के पास जरा फटाफट से चल लेते हैं। जी राकेश जी, आपको ये पूरी वेस्ट यूपी की लड़ाई किस तरफ से जाती हुई दिख रही है, और ये जो जाटलैंड का दिल है, जो वेस्ट यूपी के तमाम समीकरण, वेस्ट यूपी की सीटों पर एक मजबूत पकड़ भी रखता है, ये किस तरफ आपको, किसके पाले में, किसके हाथ में जाता हुआ दिख रहा है? क्या बालियान और सोम जब आमने सामने हैं तो बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा जब दो दिग्गज नेता आमने सामने हैं सरधना में? मोनिका जी नमस्कार, और आपके सभी प्रश्नों को मेरा प्रणाम। आज की तारीख में 90 के बाद से कदावर नेता शब्द खत्म हो गया है। एक पार्टी एक नेता का शब्द रह गया है हर पार्टी। वो ये बड़ा ईमानदारी से कहें, कदावर शब्द अब का कोई मतलब है नहीं। दूसरा कहा कि ये बलियान और संगीत सोम का निजी लड़ाई, ये भाजपा और भाजपा के अंदर की लड़ाई नहीं है, ना ही जाट और राजपूत की लड़ाई है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, आप जान लीजिए। दो लोगों की आपस में लड़ाई को दो समुदाय की लड़ाई कहना उचित नहीं है। ना तो बलियान पूरे जाटों के एक छत्र नेता है, ना ही संगीत सोम राजपूतों के एक छत्र नेता है। दोनों की हैसियत एक विधायक और एक सांसद की है। बलियान के हारने में कोई सोम का रोल नहीं है। असल में मोनिका जी होता क्या है कि जब आप मंत्री बन जाते हैं तो आपके नजदीक रहने वाले लोगों की ना अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती है कि मेरे बेटे को नौकरी दो, मेरे को ठेकेदारी दो, मेरे रिश्तेदार को ये दो वो दो, और आप अपनी नौकरी का कंफर्म नहीं है कि कल आपके ऑफिस में बुलाया जाएगा या मंत्रिमंडल ले लिया जाएगा। आप किसी नौकरी कैसे लगा सकते हैं? और आज की तारीख में मंत्री के हाथ में भी नहीं है कि कहीं नौकरी लगा दे, इक्का दुक्का कहीं कुछ कर दे, लेकिन आपको 5 लाख 10 लाख लोगों के वोट से संसद बनना होता है। 5 लाख लोगों को संतुष्ट आप नहीं कर सकते। तो हार का एक कारण यह भी होता है कि आप मंत्री बन गए, कुछ काम नहीं हो पाया निजी, क्योंकि आजकल लोग सार्वजनिक काम को महत्व नहीं देते। अगर मेरे चाचा के ब्याह में आप नहीं आए तो आपका वोट नहीं दूंगा, इस स्तर तक राजनीति चली गई है। तो यह बात यह नहीं हो सकता। और रहा जाटलैंड की बात, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो जाटलैंड है अभी भी चौधरी चरण सिंह का सम्मान है। अजीत का, रणजीत का और लोगों का सम्मान वो नहीं है जो चरण सिंह जी का है। चरण सिंह जी एक बहुत बढ़िया नेता थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अजीत जी नेता इसलिए बने कि उनके बेटा थे, जयंत नेता इसलिए बने कि चौधरी चरण सिंह जी के नाती हैं। इन दोनों लोगों की आपस में ऐसा कोई हैसियत नहीं जो चरण सिंह जी थी।
चरण सिंह का नाम जरूर बिकता है। बिना चरण सिंह का नाम लिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति करें, चाहे आप उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े या अपोजिशन में भी अगर है, तो आपको एक बार चरण सिंह को करना पड़ेगा, या चरण सिंह ने बना रखा है। लेकिन तब सवाल है कि बार्गेनिंग की जो आपने बात कहा कि बीच में बार्गेनिंग, देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ एक आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, योगी योगी और योगी, और थोड़ा बहुत कोई प्रभाव डालेगा तो मोदी। तो मोदी और योगी जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा, मोदी योगी चाहेंगे उनके साथ समझौता होगा। जयंत चौधरी अभी इस हैसियत में नहीं है अभी की वर्तमान प्रदेश में कि वो कहेंगे कि मेरे साथ समझौता करो नहीं तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा, क्योंकि गठबंधन तोड़ के जाएंगे कहां? आज मान लीजिए कि किसी दूसरे के साथ गठबंधन पे, तो सरकार में तो है नहीं, तो आपको कोई वहां पर मतलब बनना नहीं। और आप चूंकि चरण सिंह है नहीं कि आप संघर्ष करके चरण सिंह बन जाएंगे। आपने विलासिता का जीवन जिया है, सोने के चांदी की चम्मच में नाश्ता करके आप बढ़े हैं, तो वो संघर्ष वाली शक्ति जैसे अखिलेश में भी नहीं है, मुलायम सिंह जी में था। आज अगर कोई मोदी जी का बेटा होता उसमें वो बात नहीं होती। राहुल गांधी क्यों फेल है? क्योंकि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है कि आपने संघर्ष किया है। तो इन सब चीजों को भाजपा भी आंकती है, जयंत भी जानते हैं। तो जो जयंत का आने का क्या मतलब था? अगर भाजपा का गठबंधन नहीं रहता तो उनको कुछ नहीं मिलता, 2-1 सीट मिलने की उम्मीद है। और मैं अगर जयंत चौधरी होता तो मैं 50 सीट मांगता, 200 सीट मांगता, मांगने में कहीं कोई राजनीतिक में बुराई नहीं है। कितना मिलेगा वो जितना मैं डिजर्व करूंगा, जितनी समझौते की मजबूरी होगी, जितनी समझौते की जरूरी होगी, उतना सीट मिलेगा। और यह अनुचित भी नहीं है कि जयंत अगर 50 सीट मांगे या 100 सीट मांगे, कोई बुराई नहीं है। मैं इसको तो बिल्कुल बुराई नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ कि वो 300 सीट मांगे, कितना मिलेगा ये आपस की समझौते की बात होगी। तो दो बातें मेरे तरफ से कि यह बालियान और सोम का झगड़ा है, राजपूत और जाट का बिल्कुल नहीं है। और इन दोनों लोगों के लड़ने से भाजपा के वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा का मतदाता योगी मोदी को देख रहा है, वो योगी मोदी को वोट देगा। भाजपा का मतदाता आपका कहना है कि योगी मोदी के नाम पर वोट देता है। और चरण सिंह का नाम, ये मैंने भी खुद ग्राउंड पर महसूस किया है जब वेस्ट यूपी में गए, कि चौधरी चरण सिंह के नाम पे जनता आज भी वोट देती है, उनके नाम की बात करती है, उनका सम्मान करती है। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बहुत माफी के साथ थोड़ा सा इंतजार कीजिए, छोटा सा ब्रेक, फिर लौटेंगे। और इस तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम यूपी की, जहां पर मानो जैसे एक महाभारत सी देखने को मिल रही है और दो दिग्गज नेताओं के बीच की सियासी अदावत अब खुलकर सामने आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं संगीत सोम और संजीव बालियान की। इन दोनों के मतभेद खुलकर सामने हैं, हालांकि कई सालों से सामने हैं, लेकिन अब खुलकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अपमान का बदला लेने की बात कही जा रही है। इस तरह की बयानबाजी क्या बीजेपी को 2027 के चुनावों में एक डेंट डालने का काम कर सकती है? इन तमाम मुद्दों पर हो रही है चर्चा, और चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, रविंद्र पटेल रालौद की तरफ से हैं, जितेंद्र वर्मा सपा की तरफ से है, राकेश सिंह परमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। पहले जितेंद्र वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जितेंद्र जी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और श्री राहुल गांधी जी और श्री जयंत चौधरी, इन लोगों ने संघर्ष नहीं किया। माना कि हमारे महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया, शायद हम उस संघर्ष तक न पहुंच पाए। भाई चौधरी चरण सिंह कोई नहीं हो सकता, माननीय मुलायम सिंह यादव कोई नहीं हो सकता, जवाहरलाल नेहरू कोई नहीं हो सकता, लेकिन शायद इनको अध्ययन करने की जरूरत है। राहुल गांधी की वो 7000 किलोमीटर की यात्रा, और 2012 में उत्तर प्रदेश के हर जिले में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा हर जिले की साइकिल यात्रा, पद यात्रा, और जयंत चौधरी जी के द्वारा खाई गई भाजपा की वो लाठी प्रदर्शन के दौरान, जिसमें कई किसान अगर जयंत चौधरी जी को सुरक्षित नहीं कर लेते तो मुझे लगता है भाजपा की लाठी से जयंत चौधरी जी बहुत चोटिल हो जाते। इसी सबको संघर्ष कहते। तो इसको आप इस तरह से कहना उचित नहीं समझता। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो तो जरूरी नहीं कि वो भी संघर्ष में कह रहे हैं कि जो दिग्गजों के संघर्ष थे वो अलग ही संघर्ष थे। अरे मैं बात सुनिए 10 सेकंड। जरूरी नहीं कि पिता बहुत बड़े नेता है या बहुत बड़े औहदे पर है तो बेटा सफल ही होगा। भाई सचिन तेंदुलकर का बेटा नहीं सफल हो पाया, जिसके बेटे में क्वालिटी है वही ना सफल होगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे में
योग्यता है, क्वालिटी है, नेतृत्व क्षमता है, सफल हुए ना, आखिर राहुल गांधी जी पे सफल हुए ना, नेता प्रतिपक्ष है ना, इतनी ताकत कांग्रेस की बढ़ी ना, 70 साल देश में कांग्रेस का राज रहा है। ठीक है राकेश अगर जी, एक बुरा वक्त भी है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है अमिताभ बच्चन का बेटा भी तो बड़ा स्टार नहीं बन पाया, और सोचो इतने बड़े बड़े स्टार जितेंद्र जी, बन हर गए बात के अपने समाजवादी मायने लोग, होते हैं, बिना उसमें इतना वो संघर्ष के मत बदौलत कीजिए, बन उसमें गए। इतना वो मत कीजिए, हर बात के अपने मायने होते हैं। अमिताभ बच्चन का अपना संघर्ष है, अभिषेक बच्चन का अपना संघर्ष है, मुलायम सिंह जी का अपना संघर्ष है, अखिलेश यादव जी का अपना अमिताभ बच्चन संघर्ष कोई है। भी बन सकता राकेश जी है। फटाफट से मैं वही पॉइंट कह क्लियर रहा कर हूं। दीजिए भाई। मैं वही कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव जी, चौधरी चरण सिंह जी मोनिका ऐसे ही अमिताभ बच्चन के क्षेत्र के हैं। ठीक है जी राकेश जी। मोनिका, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बताने का प्रयास किया। अब इनको संघर्ष का ट्यूशन तो मैं दे नहीं सकता। इम्पोर्टेंट गाड़ी में एसी में बैठ करके पलटने को अगर संघर्ष है तो इनको मुबारक हो, और अगर आधुनिक अच्छा, गाड़ी में तो बैठ करके चलती थी, संघर्ष करना अब इनको मुबारक हो। चलती है, लेकिन अभी भी नहीं है। अभी इसमें बोलोगे, अरे सुनोगे किसी का, नहीं, बोलते रहोगे, पहले किसी का सुन लेते तमीज नहीं हैं। है। आपने पूरा बोला तब मैं जवाब दिया ना। था। अरे सुनो तो भाई। पहले फॉर्च्यूनर चलता था, पहले लड़ी चलता था, अब फॉर्च्यूनर चलता है। जमाना बदल गया है, लेकिन आपकी बुद्धि 60 साल पुरानी है अभी। अरे लड़ी से फॉर्च्यूनर पे आ गए, हम डिफेंडर पे आ गए, हैं? मर्सिडीज पे आ गए, और आप वही अटके हो अभी, अब बातें कर रहे हो। कहां से कहां विषय को लेकर जा रहे हैं? चलिए प्लीज इस विषय को यहाँ पे, ठीक है, डाइवर्ट मत कीजिए, डिबेट के टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए जितेंद्र जी, डाइवर्ट मत कीजिए, क्योंकि कहने को इस पर बहुत सारी बातें हैं, राकेश जी के पास भी है, मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन टॉपिक पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। जब लड़ी थी तो लड़ी पे संघर्ष होगा ना, जब ताने था तो ताने पे संघर्ष होगा। है, है, तो उसी में ना कार्यक्रम होगा, उसी पर न जाएगा आदमी। क्या ऐसी बंद कर दे, लड़ी पर बैठ जाए, ताने पर बैठ जाए। भाई जो सुविधा तब थी, तब के नेताओं ने संघर्ष उस हिसाब से, आज के नेता उस हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं। अरे लाठी खाया ना चंद चौधरी ने। सर कोविड के टाइम पर अखिलेश यादव उतरे थे क्या अस्पतालों में चक्कर लगाने के लिए? कोविड के टाइम पर अखिलेश यादव उतरे थे क्या अस्पतालों में चक्कर लगाने के लिए? राहुल गांधी गए थे क्या अस्पतालों के अंदर चक्कर लगाने के लिए? जवाब दीजिए मैडम, लाखों कार्यकर्ता उन्हीं के निर्देश पर काम कर रहे थे। न जाने कितनी मदद समाजवादी पार्टी कार्यालय से ट्रकों में जा रही थी, माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर। हम लाखों कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में दवा भी दे रहे थे, राशन भी दे रहे थे, पानी भी दे रहे थे, वो आपका भोजन भी दे रहे संघर्ष था थे। ना, तो वो तो आपका संघर्ष था, उन्होंने तो ऑर्डर दिया ना, आपका संघर्ष था वो कि आप लोग अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे थे, उन्होंने तो केबिन से ऑर्डर ही दिया ना। इसीलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए, बेहतर होगा कि यहाँ पर विराम दीजिए और अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। व्हाट्सएप है कहीं मोबाइल में, व्हाट्सएप चलाते हैं जितेंद्र जी, राकेश जी पूछ रहे हैं कुछ। जितेंद्र भाई व्हाट्सएप चलाते हो? इनको कुछ पता ही नहीं है। व्हाट्सएप चलाते हैं? मोबाइल में हम व्हाट्सएप अभी है? कीपैड चलाते हैं, आपके हिसाब से हम अभी कीपैड चलाते हैं। फिर इतनी ज्ञान कहां से आ गई? क्योंकि ये सब तो व्हाट्सएप में ही विश्वविद्यालय में आता है। 60 साल पहले की बात कर रहे हैं ना हम तो कीपैड चलाते हैं। आप बताइए, आप व्हाट्सएप चलाते हैं? मेरे विषय में पहले जान लीजिए जितेंद्र भाई, बिना बोले 30 सेकंड रुकिए, पहले मैं कौन हूँ जान लीजिए, तब आप ना आपके माननीय मुलायम सिंह ना ऐसे खड़ा होकर के मिलते। मैं रामेश्वर सिंह का नाम सुना है आपने? रामेश्वर सिंह का नाम सुना है? लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष। हम यही मान लेते हैं, अब क्या बताएं। सुन लीजिए, अरे सुनिए पहले, 30 सेकंड रुक जाइए, व्यक्तिगत आए हैं तो पहले मैं कौन हूँ जान लीजिए। मेरा नाम राकेश सिंह परमार है, मेरे बड़े पिताजी का नाम था रामेश्वर सिंह, जो लोकदल के अध्यक्ष हुआ करते थे। मुलायम सिंह जी को राजनीति में लाने वाले रामेश्वर सिंह जी, जरा डायरी निकाल के खोज लीजिएगा। हमारे ही बहन मीना सिंह के समधी है, ब्रिजभूषण सिंह के बेटी से मेरे भांजे की शादी है, और आज भी मुलायम सिंह का परिवार का कोई आदमी बैठे बैठे हमसे नहीं मिलता। मेरे विषय में जान लीजिए, गूगल पर डालिए राकेश सिंह परमार, आपको डिटेल निकल जाएगा। आपके पूरे समाजवादी पार्टी के संघर्ष को मैं जानता हूँ, आपके लोगों की संघर्ष मैंने देखा है, सुना ना? बैठे बैठे नहीं मिलता, सोच लीजिए आप पीटीए के लिए। ठीक है, प्लीज इस लड़ाई को व्यक्तिगत ना लेके जाइए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। डिबेट का टॉपिक भी डाइवर्ट होता है, आप प्लीज व्यक्तिगत इस लड़ाई को मत लेके जाइए, ठीक है? जितेंद्र जी बहुत दिन पर आप बातें ले रहे, रविंद्र जी अपना पानी जरा उनको भी पास कर दीजिए, लगातार खुद ही अकेले पी रहे हैं भाई, जितेंद्र जी को पानी दीजिए।
जितेंद्र जी ठंड रखिए थोड़ा सा, चिल। शाम की चाय का वक्त हो गया, एक चाय मंगवाइए अपने लिए, पर्सनल मत जाइए प्लीज। चर्चा पर वापस आ जाते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान से मेरा सवाल अब रहेगा। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, संजीव बालियान खुलकर एक बड़े मंच से सभा को संबोधित करते हुए बयान देते हैं कि अपमान का बदला लिया जाएगा। मैं अगर भूल जाऊं तो तुम लोग मत भूलना, तुम लोग अपमान का बदला लेना। क्या बीजेपी के भीतर अनुशासनहीनता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है कि अनुशासनहीनता सामने आ रही है? मोनिका जी, अनुशासन कैसा होता है, अनुशासनहीनता क्या होती है, आपके टीवी डिबेट में साफ दिखता है किस तरीके का अनुशासन होता है, कैसे अनुशासनहीनता की जाती है और कैसे पिता पुत्र को मुख्यमंत्री एक बार बनाकर छोड़ता है और वो समझती है अधिकार था। क्या मुलायम सिंह ने बड़ी साफ गोई के साथ, बड़ी शालीनता के साथ समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, ये जो बड़ी बड़ी डीगे मारते हैं, क्या मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने नाम पर ये अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ा था, केवल इस बात का ही उत्तर दे दे। दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी डींगे निहारते हैं, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। मुलायम सिंह ये थकते नहीं हैं। चौधरी चरण सिंह, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने कैसे धोखा दिया था, ये सभी लोग जानते हैं। राघवेंद्र जी अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। राघवेंद्र जी अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। बीजेपी में अब डिसिप्लिन नहीं रहा है क्या? क्या आपके नेता इस तरीके से खुले तौर पर अपमान का बदला लेने की बात कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जनता को भड़काने की बात करते हैं, वोटों को कास्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइड करने का काम करते हैं? क्या पार्टी के भीतर अब डिसिप्लिन नहीं रह गया है? वो रेखा कहां गई जिस पर डिसिप्लिन के बड़े बड़े नारे आप लोग देते थे? डिसिप्लिन था, है और रहेगा। तो क्या एक्शन होगा इस तरह की बयानबाजी पर? तो क्या एक्शन होगा इस तरह की बयानबाजी पर? देखिए, कोई एक्शन होता है, कहीं रिएक्शन होता है, कहीं हमारी पार्टी के लोग आपस में जो बात विवाद होता है उसको बैठकर हम लोग सुलझाना जानते हैं और बैठकर निपटाना जानते हैं। इनके जैसे वो इनके स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसे इस तरीके का बयान नहीं होता। सूरज राणा, आपके नेताओं की इस तरह की बयानबाजी, आपके नेताओं की इस तरह की बयानबाजी वोटों को कास्ट के अकॉर्डिंग बांटने का काम कर रही है। नहीं राघवेंद्र जी, आप गलत है यहाँ पर, जरा सुन लीजिए। आपके नेताओं की इस तरह की बयानबाजी वोटर्स को कास्ट के नाम पर बांटने का काम कर रही है। एक तरफ जाट आ गए, दूसरी तरफ ठाकुर आ गए हैं। आप उस बयानों की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ बोलने से डिसिप्लिन नहीं होता है। आपके समझ ऐसा है, सर्व समाज के हित की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है और वही करती है। रही बात हर व्यक्ति को अपने समाज की बात कहने का, अपने समाज के बीच में और अपने समाज की हित चिंतक बनने का हर समाज के व्यक्ति को अधिकार है। वो अधिकार किसी से छीना नहीं जा सकता। मोनिका जी, आपके भी समाज का अगर कोई व्यक्ति है पीड़ित हो रहा है तो आप निश्चित रूप से उसकी आवाज। अरे तो फिर कौन पीड़ित है जरा बता दीजिए। सोम पीड़ित है या बालियान पीड़ित है? हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर कोई पीड़ा से कौन पीड़ित है सर? तो वो राघवेंद्र जी पीड़ित कौन है, बालियान या सोम? पार्टी के अंदर अपने फोरम पर बात उठाना, भाषण नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं होती है। नहीं भाषण नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। पीड़ित कौन है, पार्टी बालियान या सोम? और पार्टी के बाहर, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, चाहे वो संगीत सोम जी हो या वनिंद्र जी हो या हमारे रालोद के जयंत चौधरी जी हो, हम लोग सब लोग एक हैं। इनकी पीड़ा केवल इतनी है कि इनके यहाँ बता कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, फिर वो ठीक है, हो गई आपकी बात राघवेंद्र जी। अब कट टू कट से आ रही हूँ मैं आपके पास। रविंद्र जी एक सेकेंड। राघवेंद्र जी आपकी बात पूरी मैंने सुनी। अब कट टू कट सिर्फ 2-2, 3-3 वर्ड्स में आंसर दीजिएगा बस।
आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आपके नेता बालियान साहब जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये हिंदू वोटर्स को कास्ट के नाम पर यानी जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं? एक तरफ जाट आ गए हैं, दूसरी तरफ ठाकुर आ गए हैं। नहीं महसूस हो रहा ये मोनिका जी, मैं बड़ी शालीनता से कह रहा हूँ, पीडीए चूचू का मुरब्बा क्या है? ये काहे की बात है? अरे सब पीडीए कहाँ से आ गया? बालियान साहब ने पीडीए की बात कहाँ से करी? नहीं, निश्चित रूप से जब बात की तो इनके चूचू के मुरब्बे की भी बात की जाएगी, जो इनको पीडीए का चूचू। सर घर में चूहा घुसा है, आप कह रहे हैं बिल्ली घुसाई है? निश्चित रूप से हमारे बालियान जी, हमारे संगीत सोम जी और हमारे रालोद के साथी सब हम लोग एक हैं, हम फोरम पर एक हैं, पिछड़ों के हितों के लिए बात करते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको सवाल का जवाब नहीं देना है, ठीक है? कुल मिलाकर आपको सवाल का जवाब नहीं देना है, राघवेंद्र जी, समझ में आ रहा है, ठीक है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सवाल का जवाब नहीं देना है, ठीक है? रविंद्र पटेल जी, इसी चीज का फायदा सीधे रालोद को मिलेगा। आप बेशक कह रहे हैं कि नहीं भाई अभी ये तो कोई चर्चा नहीं है, ऐसे आप इससे इनकार कर रहे हैं, ख्याली पुलाव करार दे रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की लड़ाई हो रही है, एक तरफ जाट है तो दूसरी तरफ ठाकुर है, ये सिंपल तौर पे कास्टिज्म को डिवाइड करने वाली बात हो गई। फिर क्या किसानों को, जाटों को, ठाकुरों को सब मिलकर साथ लेकर चलेंगे? जयंत चौधरी, जयंत चौधरी जी अपने दादा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को अपना करके भारतीय राजनीति में एक स्तंभ बने हुए हैं। उनकी जो सोच है वो संपूर्ण किसान बिरादरी और संपूर्ण छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने की सोच है, और हम कभी कोई कास्ट की बात नहीं करते। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कई बार खुले मंचों से इस बात को कहा है कि मैं कोई जाटों का ठेकेदार थोड़े ना हूं, मैं किसानों की बात करता हूं। सच बात है, संजीव बालियान जी कोई जाट समुदाय के प्रतीक नहीं है। मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार परमार साहब से सहमत हूं कि ना तो संगीत सोम कोई क्षत्रियों के प्रतीक है और ना तो बालियान साहब जाटों के प्रतीक है। यह एक ऐसा वाकया हुआ कि एक जाट संसद लगा हुआ था और वहां एक बिरादरी विशेष के लोग बैठे हुए थे, तो वहां पे संजीव बालियान साहब ने अपनी पीड़ा अपनों से कही जाती है। हम लोग भी अपने घर परिवार में कहते हैं, आपके टीवी चैनल पे नहीं कह पाएंगे, लेकिन जब पार्टी फोरम पे बात आती है तो हम लोग भी अपनी पीड़ा कहते हैं और कहना भी चाहिए। एक बात बताइए रविंद्र जी, लेकिन जब आप मंच से नहीं, समय की कमी है, फटाफट आप जब मंच से अगर इस तरह की बात बालियान साहब कर देते हैं, वहां पर तमाम जाट समुदाय के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, उनके अपने लोग हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि अपमान का बदला लेना, तो आपको नहीं लगता इससे वोटों का बंटवारा होगा? क्योंकि उन वोटर्स को ये याद रहेगा कि नहीं भाई हमें तो अपने मुखिया की बात को सुनना है, हमें तो अपने समाज के एक बड़े नेता की बात को सुनना है, उन्होंने ये हमें कहा था, मेरे अपमान का बदला लेना। मैं फिर वहीं पे आता हूँ परमार साहब की बात पे। ये दो व्यक्तियों की निजी लड़ाई है, उस निजी लड़ाई को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा का है, अनुशासन। ठीक है जितेंद्र जी, अगर ठीक है, इसको यहाँ पर राघवेंद्र जी भी यही कह रहे हैं, रविंद्र जी भी कह रहे हैं कि वोट्स का बंटवारा नहीं होगा, ये दो नेताओं की आपसी लड़ाई है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले जाता है। तो अब यहाँ पर बंदर कौन होगा? प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पता चला इस पर भी आप भड़क जाइए। कहावत है, अब बंदर कौन होगा, रालोद की सपा? ये देखने वाली बात होगी। क्या सपा भी ट्राई करेगी रोटी के लिए? अब कहावत तो मैडम रंगा बिल्ला वाली भी है। अगर कहावत बंदर वाली है तो कहावत एक रंगा बिल्ला और हीरा पन्ना वाली भी। हाँ, सुना दीजिए। लेकिन कहना ये है, सुन लीजिए मैडम, कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना और थाली सजी सजाई रखी थी और वो ले गई समाजवादी पार्टी, और न केवल अयोध्या बल्कि साथ में चित्रकूट भी और कई बड़े धार्मिक स्थल ये चुनाव हार गए। देखिए, अब इनके पास पीडीए का कोई काट नहीं है। नोएडा में जो रैली हुई उसकी धूम जो है पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सुनाई दी और बड़ा मैसेज गया। लगातार समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये पीडीए की काट जब नहीं ढूंढ पा रहे तो पीडीए को चूचू का मुरब्बा बता रहे हैं। पीडीए में सब है, हमारे पास तो ब्राह्मण सांसद भी है, हमारे पास क्षत्रिय सांसद भी है, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पर हमने काम किया। अब ये मारपीट की बात कर रहे हैं मैडम, अरे भाई त्रिपाठी जी सांसद जी जूता निकाले
और राघवेंद्र सिंह विधायक जी को मारने लगे, एक भाजपा के नेता दूसरे नेता को जूते से मार रहे हैं, क्या वो जूता अखिलेश यादव ने पकड़ा था? भाजपा के प्रवक्ता क्या ये कहना चाहते? वो जूता तो उन्होंने अपने पैर से निकाला था और विधायक जी को उसी जूते से बजाया था, तो वो जूता अखिलेश जी ने थोड़े दिया था। वो 24 गोली जो चलाई भाजपा के दो ग्रुप के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, वो क्या गोली तमंचा समाजवादी पार्टी ने दिया था? आप लड़ते हैं, फिर बाद में एक दूसरे का कुर्ता झाड़ लेते हैं, झाड़ के खड़े हो जाते हैं तन के मैदान में, और उसी मैदान में जब मुंहकी खाते हैं पीडीए से, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से, तो फिर अल्ल बल्ल बोलना शुरू कर देते हैं। राघवेंद्र जी इस पर एक टेक देना चाह रहे हैं, डर रहे हैं क्या राघवेंद्र जी पीडीए से? डर रहे हैं, खत्म हो गए, अब इनका खेल खत्म हो गया। अभी देखिए जो मौसम वैज्ञानिक लोग हैं वो डर जाएंगे। मैडम, मौसम वैज्ञानिक लोग जो है ना, जो पहले से ताड़ लेते हैं सत्ता किसकी आने वाली है, वो सब धीरे धीरे झगड़ा कर करके, कहीं सीट को लेके, कहीं जांच को लेके, सब इधर ही आ रहे हैं। देखिए धीरे धीरे और इनका खेल खत्म होने वाला है। जिन जिन का नाम उन्होंने लिया पटेल जी ने, वो सब देखिएगा मौसम वैज्ञानिक लोग टाइप के लोग। अच्छा, वो सब मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन मौसम का रुख होगा क्या? मौसम का रुख होगा क्या? 2027 में असलियत क्या होगी? वक्त ज्यादा नहीं रह गया है, असल तस्वीर जो है वो अपने आप सामने आ जाएगी। मैडम सुनिए, मैडम ये लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे चालू चालाक लोग हैं। 24 में ही इन्होंने भाप लिया, 24 में ही भाप लिया। ठीक है, मोदी को राघवेंद्र जी टेक दीजिए, फिर मैं परमार जी के पास जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। मोदी जी को 2 बैसाखी पर देखा, इन लोगों ने भाप लिया कि मोदी जी का दिन लट गया। राघवेंद्र जी फटाफट से एक टेक, आप कहना चाह रहे हैं बहुत देर से कुछ, फटाफट से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं परमार साहब के पास जाऊंगी। देखिए मोनिका जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी में संवाद, और सपा में क्या है, परिवारवाद और मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं, ये तो आप भी मानती होंगी। लेकिन एनडीए का लक्ष्य एक है कि 2027 में जीत। सरदना पर जो संकट नहीं है, विनिंग कम्बेंसी की तलाश है। जयंत चौधरी का फायदा बीजेपी के खिलाफ नहीं, एनडीए के साथ है। ये निश्चित रूप से चूचू के मुरब्बा वाले लोग अपने को संभालने में, अपने को परिपक्व बनाने में परसों लगे थे और लगने वाले। चले, अब कौन परिपक्व है परमार साहब बता देंगे। ठीक है, कौन परिपक्व है परमार साहब से जान लेते हैं। राकेश सिंह परमार जी, ठीक है, राकेश सिंह परमार जी, सियासी लड़ाई जमकर देखने को मिल रही है और पश्चिम यूपी पर हर किसी का फोकस, हर दल का, हर नेता का, हर पार्टी का रहता ही रहता है। अब ये जो फिलहाल करंट सिचुएशन है, ये 2027 को लेकर क्या संकेत दे रही है? एक बड़ा खतरा या एक सामान्य से घटनाक्रम जिसका कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, हम जब लोग टीवी डिबेट में बैठते हैं तो पार्टी का प्रवक्ता क्या बोलता है हम उसको सुनते नहीं है, क्योंकि सपा वाला भाजपा की तारीफ नहीं करेगा, भाजपा वाला सपा की तारीफ नहीं करेगा, तो अपने अपने करेंगे। हम है जो किसी पार्टी के पेमेंट पर नहीं है। स्थिति देश भर में और प्रदेश भर में जो काम करेगा वो वोट ले जाएगा वाला है। अब तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाएगा, देखिए क्या है, अखिलेश यादव को क्यों एज मिली है, वो असल में वो दिल्ली की भाजपा, यूपी की भाजपा को हराने में पूरी एड़ी चोटी की जोड़ लगा दिया। इस वजह से अखिलेश जी का थोड़ा बढ़ गया। उसको बोलते हैं बैठे बैठे मिल जाना, वो बंदर के हाथ से छीका टूटने वाली बात है। अब उसको अखिलेश जी अपना वोट मान रहे, और मानना भी चाहिए, टेक्निकली रूप से उनका एमएलए एमपी तो बढ़ ही गया है ना, लेकिन वो अखिलेश जी को पता है कि वो किस वजह से आया है, दिल्ली और लखनऊ वाले को भी पता है कि वो किस वजह से आया है। उन सब चीजों की सुधार की गुंजाइश बन रही है ताकि 27 में यह मामला न आवे। जमीन पर तुलनात्मक अध्ययन होगा। अब 27 गोली चली, अब जहां अतीक और अंसारी है वहां गोलियों की गिनती ही नहीं, यहाँ तो कम से कम इन्होंने 27 गिन लिया। वहां की एक स्थिति है कि एसपी को 20 पुलिस वालों के साथ अतीक अहमद अपने घर में बंद कर दिया। माननीय मुलायम सिंह ने फोन किया, यार छोड़ यार भाई क्या करे, बोला उनको 24 घंटा रहने तो सालों को इनको औकात हाथ में आ जाएगी। अब वहां पर तो गोली गिनती नहीं हुई थी, यह प्रदेश की जनता जानती है। अखिलेश यादव का मेन वोट बैंक पीडीओडी नहीं है, वो मुस्लिम यादव का अपना एक कॉम्बो है। आज की तारीख में मुसलमान भी खुले मन से सब ये कह रहा है कि इनकाउंटर आज भी मुसलमानों का हो रहा है, उसका जो बदमाश आज भी हर जाति में, हर धर्म में बदमाशों का उत्पीड़न हो रहा है, आज भी शरीफ का कोई उत्पीड़न नहीं है। तो जब जमीन पर जो हालात बदले हैं वो वोट में तब्दील होंगे, ये मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन वोट
विधानसभा का वोट विधायक के कैंडिडेट पर ज्यादा पड़ता है। मैं अपना उदाहरण दूं, मैं बलिया का रहने वाला हूं। मेरा जो विधायक अभी समाजवादी पार्टी का है, वो बलिया का है भी नहीं, हमारे क्षेत्र का। लेकिन चूंकि क्या है कि दो बाबू साहब लोग आपस में लड़ गए, वो तीसरा मार लेगा, जैसे आपने बोला ना कि दिल्ली के लाइन में बंदर की चिक्का टूट गया, तो वो वहां का भी नहीं है। लेकिन चूंकि दो राजपूत लोग आपस में लड़ गए, मेरा ठाकुर बहुल इलाका है, तो जब दो आपस में लड़ जाएंगे, एक भाजपा का पुराना विधायक और एक नया विधायक आ गया, तो दो कैंडिडेट कैसा मिलता है, उसके विरोधी वाला कौन सा कैंडिडेट है, वो भी एक फैक्टर करता है, और 20-30% यह फैक्टर करता है। तो उत्तर प्रदेश में यह सब होगा। एज किसको मिलेगी मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि पार्टी की तरफ से बोल रहा है। पूरा प्रदेश जानता है कि लहर किसकी है, पूरा देश जानता है कि लहर किसकी है, और पूरा देश और पार्टी के लोग जानते हैं कि जो मुझको वोट मिला है वो क्यों मिला है, किसके वजह से मिला है। तो देखने वाली बात होगी, बाकी सब जानते हैं, पता नहीं क्यों। बिल्कुल, चलिए इस चर्चा को यहाँ पर इसी के साथ विराम देते हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 27 के लिए सियासी गलियारों में जो मतभेद कहिए या बयानबाजी का दौर कहिए या फिर आप अलग अलग घटनाक्रम कहिए, जमकर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों सुर्खियों में है और ये सब 27 को देखते हुए अभी से जमीन पर सामने आ रहा है। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।